हाँ, आज गुड आफ्टरनून। टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आज मैथ में पुलिस प्रैक्टिस सेट को लेके हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए, हाँ जिनका आ रहा है उत्तर बोलिए भाई, किसी का आ जाएगा तो बोल दीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए क्षेत्रफल सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अगर हमको इसकी भुजा पता चल जाती तो हम इसका क्षेत्रफल बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी जो भुजा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए वृत्त, यह मान लीजिए वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या यह है। अगर हमको इसकी लंबाई पता चल जाती तो हम इसको यहाँ पर रख के इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर परिध होती है, ठीक है। हाँ, परिध का मतलब होता है यहाँ से लेके पूरा घेरना, तो ये परिध हो जाएगी। और क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना है, 154। आप यहाँ क्षेत्रफल की जगह 154 कर लीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या आर स्क्वायर है। अब इसका कैलकुलेशन करके काटिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूना 2 साते 14, 2 साते 14, ये हो गया 11 साते 77। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 7, इधर है आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट हो जाएगा, यानी आर का मान क्या आ गया 7। त्रिज्या हमको पता चल गई, त्रिज्या 7 है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा, हम क्षेत्रफल यहाँ पर सूत्र पर मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा कौड़ी में 3/4 गुणे 7 का स्क्वायर, तो कौड़ी में 3/4 गुणे 7 49 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। यह आपका आंसर है। आंसर विकल्प में ऐसा दिया है। तो यह पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए, यह तो समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पर जब भुजाएं अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कोई विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब मान लीजिए कोई है, एक भुजा को बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, एक को बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, एक को बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो यानी विषम बाहु त्रिभुज अगर रहेगा तो इसके लिए क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र आपको याद रखना है, कर्णी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यह सूत्र जिसको याद रहेगा वो इसको हल कर लेगा। अच्छा, एक मतलब इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान ले रहे हैं, इसको हम सी मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए की जगह हम इसको रखेंगे, बी की जगह हम इसको रखेंगे, सी की जगह इसको रखेंगे। लेकिन यस आ गया, यस को कैसे हल करेंगे? तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यानी इसको सबको जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, जो आएगा वह यस का मान होगा। तो कर दीजिए 3। यह उत्तर आ गया किसी का आया बाबू उत्तर? 6 आ गया है। अच्छा, इसका आ रहा है, चलिए ठीक है। तो यह 3 + 4 + 5 बटा 2, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 12 बटा 2, 2 छक 12। 6 हो गया ना, किसका मान है? यस का मान है। अब यहाँ पर यस का मान आप रखेंगे तो देखिए यस 6 है, कोष्टक में 6 माइनस ए क्या है? 3, तो 3 रखेंगे। दूसरे कोष्टक में 6 माइनस बी क्या है? 4, तो 4 रखेंगे। और तीसरे कोष्टक में 6 माइनस 5। सबको हल करिए। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 गुणे 3 घटाएंगे तो गुणे 2 और गुणे 1। अब इसका खंड कर दीजिए, इसी में फैला दीजिए, 2 3 6। और यह 3 है करे, यह 2 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, वर्गमूल निकालना है, जोड़ा मिलेगा तो बाहर कर लीजिएगा। तो 3 का जोड़ा है तो बाहर कर लीजिए, 2 का भी जोड़ा हो गया, बाहर कर लीजिए। यानी क्या हो गया उत्तर इसका? 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया होगा। सूत्र याद रखिएगा, कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो कर्णी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। स्क्रीनशॉट अगर लेना लीजिए, उसके बाद आगे आइए। अगला क्वेश्चन, बंद कर दीजिए दरवाजा, थोड़ा बंद कर दीजिए, वो चमक रहा होगा। हाँ लिखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। हाँ क्यों नहीं लिखे सवाल? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी 2 गुना है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया है 2 गुना है। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई, इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। उस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। इसको आराम से समझिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जो दिया है, आधार को कह रहा है 15, हम इसको 15 मान ले रहे हैं, और इसको ऊंचाई कह रहा है 12, हम इसको 12 मान ले रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 करिए, आधार क्या है 15, ऊंचाई क्या है 12, तो 2 छक 12, 15 छका 90 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन में कहा है एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इसका 2 गुना है। मान लीजिए कोई यह त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि 2 गुना है इसका, तो यह 90 है, तो कितना हो जाएगा, हाँ, तो क्षेत्रफल बराबर फिर वही हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल 90 है, कहा है कि इसका जो है 2 गुना है, तो 90 दूना 180 कर लेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा 1/2। आधार दिया है, आधार कितना है 20, यहाँ 20 कर लीजिए। ऊंचाई आपसे पूछा है, ऊंचाई निकाल लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 0 से 0 काट देंगे 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा, जहाँ समस्या उसको दूर कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाँ, अगला क्वेश्चन क्लियर करिए, लिख लीजिए आप लोग। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुनी है, 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। हल करिए, किसी का अगर उत्तर आज बताइए। संतोष, दुख रहा है? चलिए भाई, देखिए ऐसा सवाल हम लोग पढ़े हैं। क्या है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है और तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हम मान ले रहे हैं x, तो ये क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि इसकी 4 गुनी है और बोल रहा है इससे 2 गुनी है, तो इसको मान लेंगे 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा, अब देखिए हमको क्या बोला है, कुल मूल्य दे दिया। कुल मूल्य है 56 रुपया। तो देखिए यहाँ पर कुल मूल्य 56 रुपया है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या है। हम इनको चेंज कर लेंगे मूल्य में। 1 रुपया का x सिक्का तो x रुपया
प्लस 50 पैसे का 4 सिक्का तो 2 रुपया, 2x कर लेंगे, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के तो कितना हो जाएंगे 50 पैसा, यानी 1/2 रुपया। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक यहाँ कर लीजिएगा, एक यहाँ कर लीजिएगा। इसकी यहाँ दिखाई दे रही है ना, कट नहीं रही है, नहीं ठीक है। चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 2 बच जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर करिए 2x। आंसर आ गया क्या, आंसर आया कि नहीं, नहीं, देख लीजिए ध्यान से देखिए, भाग देंगे 2 बार जाएगा। बाबू इधर बैठ जाइए ना, उधर दिखाई देगा। 2 से भाग देंगे 2x, इससे भाग देंगे तो 4x, इससे भाग देंगे तो x बराबर 56 हो गया। इसका गुणा वहाँ पर कर देंगे तो हो गया 56 गुणे 2, और इधर जोड़ दीजिए 4 2 6 1 7x, 7 8 56, 8 दूना 16, यानी x का मान क्या आ गया 16। हमसे किसकी संख्या पूछा है 50 पैसे, 50 पैसे कौन यही ना है, यानी 4 गुणे 16 कर देंगे तो 16 चौका 64, 50 पैसे के 64 सिक्के हैं, यही आपका आंसर है। इसकी शॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद किसी को कहीं समस्या है, चलिए समस्या होगी तो फिर देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ, कुछ हो तो बोलिए। हाँ लिखिए वो 25 के घाते 10, 25 के घाते 10 गुणे 24 के घाते 20, 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25, गुणे 26 के घाते 25 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। आंसर हल करके बताइए। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। हाँ देखिए इधर जिनका आंसर आएगा बोल देंगे। इसका हम खंड करेंगे 25 का, तो 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 से तोड़ रहे हैं, 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 के घाते 2, 5 के घाते 2 हो गया, ऊपर क्या है 10 गुणे 24 का खंड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 हो जाएगा यह 20, और 3 हो गया, 3 के घाते भी हो जाएगा 20, इसका भी खंड हो गया। 26 का खंड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, यानी इसका जब खंड करेंगे तो 2 के घाते 25 और गुणे 13 के घाते 25। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 के घाते 10 दूना 20 गुणे 2 के घाते 20 तिहाई 60 गुणे 3 के घाते 20 रहेगा, और 2 के घाते 25 है, और 13 के घाते 25 है। समान आधार घाते जुड़ते हैं, इससे भी जोड़ लीजिए या ऊपर सबको जोड़ लीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 50 60, 110 20, 130 और 20 150, यानी सबको जोड़ लीजिएगा। 20 + 60 + 20 + 25 + 25 बराबर हो जाएगा 150। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 150। ऐसे सवाल में क्या किया जाता है, इसका जो है खंड कर दिया जाता है, खंड करके घात उनके ऊपर रख के इसका कैलकुलेशन करके हल किया जाता है। 150 किसी का आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ इसका ले लेनी बाबू, बता लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा, एक साथ मिलकर प्रति घंटा, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए कार्य का 4 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं। तो 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात बताइए। 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात बताइए। अब देखिए इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। 5 पुरुष तथा 2 स्त्री, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिनको समझ में आ रहा है वो लगाएं, जिनको नहीं आ रहा है बोर्ड पे देखिएगा। 5 पुरुष और प्लस 2 स्त्री जो काम कर रही हैं, वह कर रहा है एक साथ मिलकर प्रति घंटा करते हैं 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, यानी 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना करते हैं। यह जो है यह 4 गुना करते, तो हम इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा दोनों बराबर। अब इसका गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पुरुष और प्लस 4 स्त्री। इधर 5 पुरुष प्लस 2 स्त्री हैं। पुरुष को एक तरफ कर लीजिए, स्त्री को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 5 पुरुष हैं, यह 4 पुरुष प्लस हैं, जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो -4 पुरुष बराबर इधर 4 स्त्री हैं, यह 2 स्त्री जब उधर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी 2 स्त्री। अब 5 पुरुष में से 4 पुरुष जाएगा तो सिर्फ 1 पुरुष बचेगा, और इधर 4 स्त्री में से 2 स्त्री जाएंगी तो 2 स्त्री बचेंगी, 2 स्त्री। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री का अनुपात बताना है। तो पुरुष किसी जगह छोड़ दीजिए, स्त्री को इसके नीचे लेके आइए, तो पुरुष बटा ये आ जाएगी स्त्री, इधर 2 है, ये आ जाएगा नीचे 1, यानी 1 पुरुष और 1 स्त्री का अनुपात क्या बन रहा है, 2:1। यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर के स्क्रीन मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष ने कुछ खिलौने खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। क्वेश्चन है, एक पुरुष कुछ खिलौना खरीदकर एक पुरुष कुछ खिलौना खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया। यदि यह इसको 20% कीमत पर खरीदता, यदि यह इसको 20%, यदि यह इसको 20% कम कीमत पर खरीदता, कम कीमत पर खरीदता, यदि यह इसको 20% कम कीमत पर खरीदता तथा 110 रुपया अधिक पर बेचता,
तथा 110 रुपया अधिक पर बेचता, 110 रुपया अधिक पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो कह रहा है खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। खिलौने का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? खिलौने का क्रय मूल्य। इधर दिमाग लगा, इधर सर दर्द कर रहा है। यक्स, खिलौना की कीमत मान लेंगे यक्स। पहले पे क्या किया है? 10% हानि पर बेचा है, यानी वो क्या किया? 90% ले लिया। तो अब इसको काट देंगे, हो गया 9x/10। इसको इसी जगह रहने दीजिए, ठीक। फिर क्या किया है? जो उसका मूल्य यक्स था, अब की बोला है ना 20% कम कीमत पर खरीदता, यानी कितने पर खरीदता? 80 पर खरीदता। इसको हल कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 4x/5, 4x/5 होगा ना। तो कह रहा है यदि वह इसको 20% कम पर खरीदता तो 40% लाभ होता। हाई देखिए, इसका यह है 140/100, 0 0 काट दीजिए, 14 काट के छोटा कर दीजिए, और 2 7 14, 2 5 10, 7 चौक 28 x और 5 25। बस देखिए, कह रहा है कि यदि 10% लाभ होता, कब? जब इतना रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी इसके बीच पर यहाँ पर बोला है ना कि 110 रुपया अधिक पर बेचता। 110 रुपया अधिक पर बेचे चाहे 110 रुपया कम पर बेचे, जहाँ अंतर दिखाई देता वहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। अब ये क्या हो गया? 28x/25 और 9x/10। इनके बीच अंतर कितने का बोल रहा है? 110 रुपया अधिक, मतलब बराबर आप कर लेंगे 110। इसी का कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। कर लीजिए, गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 200, यानी इसका यहाँ पर गुणा कर दिया जा रहा है 280। इसका गुणा करेंगे तो हर 25 में 9 से गुणा करिए, हाँ 225 यक्स। अब बटा इन दोनों का आपस में करेंगे तो 250 बराबर 110। इसको लेके यहाँ जाइए तो हो गया 110 गुणे 250। 280 में से 225 घटा दीजिए, 55 यक्स। अब 55 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा यह। अब 25 दूना 50, इसका आंसर आएगा 500, यानी खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? 500। क्लियर हो गया ना। बस क्या करना है? पहले कहा कि 10% हानि हुई, तो देखिए हम 10% हानि कर लिए, 90% ले लिया। फिर उसके बाद करा कि यदि इसको 20% कम पर, तो देखिए यक्स का 20% कम तो 80% ले रहा है। करता तो 100 अधिक रुपया बेचता, 40% का लाभ होता। अभी 40 हम इसका कर दिए 140 बटा, लाभ बोला है ना, लाभ बोलेगा तो 140/100 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच बोल रहा है कि 110 रुपया अधिक मिलता है। 110 रुपया अधिक मिले या 110 रुपया कम मिले, अगर ऐसा कुछ आता है तो बीच में हम माइनस, मतलब अंतर आ गया तो माइनस कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा। ठीक, ले लीजिए इसका अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर, अगला क्वेश्चन इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, 15% छूट देता है। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने के लिए देता है।
इस पर 19% लाभ कमाने के लिए, इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? तो इसका आंसर बताइए, हल करके देखिए। चलिए, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तीन थे तो होता है, तो क्रय मूल्य कितना अधिक होगा, ये मतलब प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है, 100 मान लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि बोला है 19% लाभ ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 119 रुपया। अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य में कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी ना। देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। किस पर? अंकित मूल्य पर 15% छूट दिया। हम अंकित मूल्य कितना माने हैं, यहाँ मान ले रहे हैं, अंकित मूल्य x मान लिए हैं। देखिए, क्रय मूल्य 100 माना गया है, 19% लाभ कब होगा? जब इसको 119 रुपये में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य हो गया 119 रुपया। अंकित मूल्य x माना गया है, और कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यानी जो अंकित मूल्य x है, इस पर 15% अगर वो छूट दे रहा है तो कै परसेंट ले रहा है? 85 ना। इसको 85/100 कर लीजिए और बराबर 119। अब इसको काटना है, 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85 और 17 का पाड़ा पड़िए कि 119 हो जाए। कै बार? 17 के पहाड़ा में 119 कटेगा कि नहीं? 17 साते हो गया। अच्छा, अब इसको 700 हो जाएगा। क्या हो रहा है, कहीं कुछ की गड़बड़ हो रहा है? काटिए, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। सही है, काट दीजिए, देखिए सही लग रहा है। 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 140 आ गया ना। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट हो गया, तो क्या बोला है? अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक होगा? 40%। ये देखिए 40% आंसर होगा आपका। हम 100 मान लिए ना, तो उत्तर आ गया, क्योंकि देखिए क्या आया 140, यही 40% उत्तर है, 40% अधिक अंकित हो रहा है। बस आखिरी क्वेश्चन एक और है, इसमें कोई समस्या किसी को लग रही है? क्रय मूल्य 100 मानिए, विक्रय मूल्य 19% का लाभ बोला है तो 119 कर लीजिए। अंकित मूल्य x मान लीजिए, अंकित मूल्य पर 15% छूट देने की बात, यानी 85% लेने की बात हो रही, बराबर 119। कैलकुलेशन करेंगे तो 114 आ रहा है, 14% जो है यही आंसर है, मतलब 140। ठीक, बस आखिरी क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। लेकिन कम तौल कर 25% लाभ कमाता है।
कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए वह कितने वजन का वाट प्रयोग करता है? कितने वजन का वाट प्रयोग करता है, हमसे पूछ रहा है। यानी 1 किलोग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? आंसर आ रहा है क्या? इसमें विकल्प दिया है 725, 825, 800, 750। आंसर 800 इसका आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अगर कोई खरीदा तो मान लीजिए कितना में खरीदा? 100 रुपया में खरीदा। अब वो सिद्धांत क्या बांध दिया है कि हम बेचेंगे तो हमको 25% लाभ होना चाहिए, मतलब इस समनिया को बेचने में 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब 125 मिलना चाहिए। तो उसका जिद क्या है? 125 मिलेगी कब? कि जब हम 125 मिलेगी जब हम 1000 बेचेंगे। इसलिए 1 पर 1000 बटा 125, इसलिए कितना है? 100 है। 100 पकड़ लेंगे तो 1000 बटा 125 गुणे 100 कर लीजिएगा। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 दूना 10, 0 और 4 दूना 8 और डबल 0, यानी 1 किलोग्राम की जगह वो 800 किलोग्राम मतलब 800 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है। यही आंसर है। तो हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।